जय हिंद बच्चों। द जुपिटर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स के दूसरा चैप्टर जो चल रहा है 12th क्लास का, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। उसका ये चौथा वीडियो है, यानी कि पार्ट 4 है। आज की इस वीडियो में हम लोग बचे कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस तरह के प्रश्न को जब भी समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती वाले सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग पहले सूत्र अगर याद है, अगर उसको लिख लेते हैं तो फिर आंसर देना आसान हो जाता है। चलिए सबसे पहले गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो C बराबर 4πE0 KR होता है। ठीक है। हवा के लिए K का मान 1 हो जाएगा, वायु लिखा है उसमें। फिर कह रहा है कि धारिता यानी कि C का मान किस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, बाकी तो ऑप्शन में दे नहीं रखा है, क्या दे रखा है R, यानी कि सीधा सीधा किस पर डिपेंड कर रहा है, R पर, यानी कि त्रिज्या पर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आज का दूसरा आप लोग समझ गए होंगे, गोलीय संधारित्र की जो धारिता होती है C बराबर 4πE0 के R होता है, तो समझ गए होंगे। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। संधारित्रों के समांतर क्रम में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है आवेश, ऊर्जा, विभवांतर एवं धारिता। चारों ऑप्शन है। तो संधारित्रों का इस तरह से होता है समांतर क्रम, इस तरीक़ा से। चलिए समांतर क्रम हो गया, चलिए दो ही पढ़ने देते हैं, ये C1 और ये C2, ये इसको कहते हैं संधारित्र की धारिता। ये वाला तो समान नहीं रहेगा, ऐसे पता चल रहा है। एक है इसमें देख लीजिए कि इसको अगर किसी बैटरी से जोड़ रहे हैं हम, प्लस माइनस जोड़ते हैं, तो दोनों में से इसमें जो चार्ज होगा, यहाँ से जितना इस पर जितना प्लस होगा मान लेते हैं, तो इस पर उतना ही माइनस होगा। कहने का मतलब है कि इसमें से Q1 अगर उठा रहा है, यहाँ से Q1, यहाँ से क्या हो जाएगा Q2, और जितना इस पर प्लस होगा उतना इधर माइनस, यानी कि प्लस माइनस दोनों बराबर होता है। लेकिन इन दोनों पर आवेश जो होगा, क्योंकि इसका धारिता अलग है, इसका धारिता अलग है, तो यहाँ से आवेश जो उठाएगा और यहाँ पर आवेश उत्पन्न होगा, ये दोनों प्लेट पर तो सेम होगा, खाली चिन्ह में प्लस और माइनस होगा। लेकिन इन दोनों पर आवेश जो होगा वो अलग अलग होगा, धारिता भी अलग होगा। एक ही चीज़ हो सकता है बराबर, तो विभव जितना यहाँ पर विभव होगा उतना ही यहाँ पर विभव होगा और यहाँ पर, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच में ये जो विभव होता है, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो भी होगा वही इन दोनों प्लेटों के बीच में होगा। तो अगर समांतर क्रम में देखा जाए तो क्या बराबर होता है, विभवांतर। अगर श्रेणी क्रम में देखेंगे, श्रेणी क्रम में कुछ प्लेट इस तरह, प्लेट जो होता है इस तरीक़ा से लगाया जाता है, संकेत इस तरीक़ा से हो जाता है। अगर इसको बैटरी से करते हैं कनेक्टेड, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आवेश बराबर होता है। इसमें जो मान नहीं बदलने वाला होता है वह क्या होता है, आवेश। इसमें जितना प्लस होगा मान लेते इसमें माइनस, इसमें जितना प्लस उतना इसमें माइनस, इसमें जितना प्लस उतना इसमें माइनस, ऐसे करके होगा। तो इसमें आवेश जो होता है ना वह बराबर होता है विभव, जो विभवांतर होगा यहाँ भी, तो यहाँ घट जाएगा, फिर यहाँ पर V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर 0, अगर V0 इधर माने तो। बात समझ में आ रहा है। तो यानी कि श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है, तो आवेश, और समांतर क्रम में क्या समान रहता है, तो विभवांतर। ये आप लोग बात समझ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आज थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, चलिए कोई बात नहीं है। धातु के बने दो गोलाकार चालकों की धारिता C1 एवं C2 है, दोनों पर कुछ आवेश हैं, यदि उनमें संपर्क बनाकर अलग कर लिया जाए। कह रहे हैं कि दो अलग अलग चालक है, दोनों का धारिता अलग अलग है, C1 एवं C2 दे रखा है। ठीक है, कह रहे हैं कि दोनों पर कुछ आवेश है, संपर्क बनाकर अलग कर दिया जाता है, तो दोनों पर आवेश आ जाता है। एक पर आ जाता है आवेश, संपर्क दोनों अलग अलग था, एगो का C1 है, एगो का C2 है, दोनों को यहाँ से हटा दिया गया, फिर अलग अलग कर दिया गया, तो एगो पर आवेश आ गया Q1 और एगो पर आ गया Q2। धारिता नहीं बदलता है, C1 रहेगा और C2 रहेगा। तो जब संपर्क बना दिया जाएगा, अलग करेंगे ना, तो दोनों का विभवांतर सेम हो जाता है। ये बात, विभव दोनों चालकों पर जो विभव होगा वह सेम हो जाएगा। ये आप लोग बात ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पर, इसके लिए थोड़ा सा है
Q बराबर क्या होता है, तो CV होता है। तो पहला के लिए रखेंगे तो Q1 C1 V1 हो जाएगा ऐसे, और दूसरा के लिए अगर रखते हैं तो Q2 बराबर हो जाएगा C2 V2। लेकिन V1 और V2 क्या होता है, बराबर होगा। V1 और V2 बराबर, दोनों बराबर तो ये कट जाएगा, लेकिन हो जाएगा Q1/Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C1/C2। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं कौन होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब आज का देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। 53 हो गया। अब 54, समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड है। अब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम के लिए 1/CS बराबर होता है 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, 3 गुना है, यहाँ पर 3 कह रहा है। तो इसका देखेंगे तो CS बराबर आ गया C/3 आ जाएगा। और CS का मान कितना कह रहा है, इसका मान दे रखा है कितना, 6 माइक्रोफैराड। तो इस C का मान आ गया कितना, 18 माइक्रोफैराड। अब कह रहा है कि यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समांतर C बराबर CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और सबका मान बराबर बराबर है 18 प्लस 18 प्लस 18, तो कितना हो जाएगा, 54 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन में उच्चतम, यहाँ पर समझ लीजिए, उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ा जाना चाहिए। अब समझिए कि यहाँ पर श्रेणी क्रम के लिए ये वाला था, श्रेणी क्रम में 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, एक मिनट ये तो सवाल छोड़ दीजिए। अब कह रहा है कि श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में किसमें उच्चतम धारिता प्राप्त करना है, उच्चतम धारिता। तो उच्चतम धारिता किस में आता है, धारिता में अगर बात कहा जाएगा, धारिता में तो उच्च मान किस में प्राप्त होता है, उच्च प्राप्त होता है समांतर वाला में। ठीक है, ई वाला श्रेणी में क्या हो जाता है, कम। अगर प्रतिरोध का बात करेंगे, प्रतिरोध में तुल्य प्रतिरोध ज़्यादा प्राप्त करना हो तो श्रेणी में उच्च, ठीक है, कम जो होगा वह किस में हो जाएगा, समांतर में हो जाएगा। इसमें समांतर में कम हो जाएगा। तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं, उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए किस में जोड़ना चाहिए, तो समांतर क्रम में। और यहीं पर अगर धारिता के जगह पर क्या दे रखा था, प्रतिरोध दे देता, प्रतिरोध, तो हम लोग क्या मार देते हैं, श्रेणी क्रम मार देते हैं। समझ में आ रहा है वो। चलिए, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक यानी के पूछ रहा है, जो वहाँ पर लिखते हैं ना के, ये वाला पूछ रहा है, के अधिक होता है। तो हवा के लिए पता है 1 होता है, और बाकी अन्य पदार्थ होता है वो हवा से उसका परावैद्युत नियतांक जो होता है वह अधिक होता है। तो समझ सकते हैं, शून्य तो होगा नहीं, हमेशा क्या होता है, हवा का तो 1 होता है, हवा से सबका ज़्यादा होता है। तो 1 से क्या होगा, ये पूछ रहा है अधिक होता है, किससे, 1 से, 0.5 से, 0 से, हमेशा किससे अधिक होगा, तो 1 से अधिक होगा। ठीक है, 1 से अधिक ले लेंगे, 0.5 से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0.5 से अधिक करेंगे तो 0.6 भी हो जाएगा, 0.6 किसी का हो नहीं सकता है। यानी कि हवा का न्यूनतम कितना होता है, 1 होता है। इससे कह रहे हैं अधिक होना है, तो अधिक कितना हो जाएगा, 1 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं, 57। ठीक है, एक समांतर पट्टिका यानी कि पट्टिका को प्लेट समझिए, प्लेट संधारित्र की पट्टियों के बीच अभ्रक को क्या कहा जाता है, माइका भी कहा जाता है, MICA। ठीक है, एक पतली प्लेट रख देने पर यानी कि अभ्रक रख दिया जाएगा, संधारित्र की धारिता यानी कि C क्या मान कर रहा है कि बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा, वही समान रहेगा, या इनमें से सभी। तो बता देते हैं, चलिए समझते हैं इस तरह के सवाल को। ये हो गया आपका समांतर प्लेट हो गया, ठीक है, इस पर प्लस हो गया मान लेते हैं, और इस पर क्या है, माइनस है। थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, चलिए इस पर हो गया निगेटिव। ठीक है, अगर इसमें वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो प्लस से निगेटिव, यानी कि वैद्युत क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, अगर इसके बीच की दूरी d है और इसमें परावैद्युत नियतांक पदार्थ जो है वह हवा केवल हो, के हवा का परावैद्युतांक जो है वह k है, तो C बराबर होता है E0A/d। अगर हवा के लिए होगा तो E0A/d हो जाएगा। बात समझेंगे,
अगर उसके बीच में कह रहा है कि माइका रख दिया जाए, ऐसे करके हो गया, इसके बीच में कुछ रख दिया जाए जिसे माइका रख दिया गया पतला सा। ये अगर पूरा डी है तो इसको मान लेते हैं कि टी है, ठीक है, बताया गया है, लेकिन फिर से देख लेते हैं। अगर प्लस है तो इधर माइनस हो गया, ठीक है। ये आपका माइका का स्लैब हो गया या पतला पट्टी जैसा हो गया। अगर इसको हम लोग कर देते हैं तो इसका आ जाता है फॉर्मूला C बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, E नॉट A बटा में हो जाएगा D माइनस T 1 बटा K माइनस 1, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें और इसमें समझना है हम लोग को कि क्या, इसमें देखना है कि अभ्रक रख दे रहे हैं तो अभ्रक वाला जो है वो टी है। अब यहाँ पर समझेंगे कि टी के साथ ये वाला गुणा में है, समझ गए। तो कह रहा है कि ये टी जो है पहले नहीं था, पहले नहीं था तो ये वाला था। अब कह रहे हैं कि डी में से आपको ये वाला इतना घटाना है। अगर डी में से हम कुछ भी घटाते हैं तो इसके जहाँ डी, यहाँ पर डी में से कुछ भी नहीं घटाया गया है, और इस डी में से अगर कुछ घटाते हैं, ये जो टी है वह पट्टी का क्या होता है, चौड़ाई है। समझ में आ रहा है, ये पट्टी का चौड़ाई दे रखा है। तो अगर हम लोग डी में से यहाँ पर कुछ भी पट्टी का चौड़ाई है, अभ्रक है तो कुछ ना कुछ चौड़ाई तो उसका होगा, तो डी में से कुछ भी घटाएंगे तो इस डी की अपेक्षा यहाँ पर जो ये वाला हर होगा उसका मान कुछ ना कुछ कम आ जाएगा, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है उसका मान इसके अपेक्षा कम हो जाएगा। उतना ही में भाग देना है डी से, उतना ही में भाग देना है यहाँ वाला से। तो जब इससे उसमें भाग देंगे, ये वाला कम आ गया, तो जब ज़्यादा में उतना ही में डी से भाग देंगे। एक यहाँ पर 5 संख्या है और एक यहाँ पर 3 संख्या है, तो जब ऊपर वाला उतना ही है तो इसमें 5 से भाग दीजिएगा तो इसका मान कम आएगा, इसके अपेक्षा इसमें क्या आएगा, अधिक आएगा। तो सी का मान क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं कि बढ़ जाती है। यानी कि जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाए, ऐसे तो हम नॉर्मली बताए हुए हैं कि अगर घटाने वाला नहीं रहता तो अगर गुना में रहता, गुना में, ठीक है, घटाने वाला नहीं रहता, जोड़ में रहता, तो अगर इसको रखेंगे तो वह घटता, लेकिन घटाव है यहाँ पर, इसमें से कुछ मान घटा देंगे और डी में से ही घटाना है, तो इसलिए जो है उसका मान जो है बढ़ जाएगा, इसकी अपेक्षा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक सवाल यहाँ एक और लाए हैं, इसको आप लोग समझिए कि यदि एक शीशे की छड़ को यहाँ जो अभ्रक डाल रहे थे वहाँ पर शीशे को हवा संधारित्र वही है, ठीक है, 2 पट्टियों के बीच रखा जाए तो उसकी धारिता, तो कोई भी अगर रखेंगे तो डी में से घटाना पड़ेगा। यहाँ टी अब की बार मान लेंगे शीशा वाला का, तो डी में से कुछ भी घटाते हैं तो जो यहाँ पर डी है उसके अपेक्षा जो हर यहाँ पर है उसके अपेक्षा यहाँ पर हर का मान कम हो जाएगा। आप जितना उसमें भागा देना था, अगर उसमें उतना ही से कम करके भागा देते हैं तो ये वाला मान इसके अपेक्षा ज़्यादा आ जाएगा। तो इसका भी आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा, बढ़ेगी। रखा जाए तो उसकी धारिता जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये वाला सवाल जो है ना, ये बहुत ही समझना आवश्यक है, क्योंकि इससे इस तरह के सवाल परीक्षा में आ सकते हैं और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, रटना नहीं है, रटिएगा काम गड़बड़ा आ जाएगा। फिजिक्स है तो इसको समझने का प्रयास करें। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे पूछिए ना, आप लोग पूछ भी नहीं रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं इतना तेज़ हो गए कि आप लोग को एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं हो रहा है। मैं तो उतना मतलब मेरे पास है नहीं कि हम ऐसा अपने को नहीं समझते हैं कि एक बार बता दिए तो लड़का को समझ में आ जाएगा, और आप लोग पूछ नहीं रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है तो पूछिए, ठीक है। बढ़ते हैं, वैद्युत सामर्थ्य का सही मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा वैद्युत सामर्थ्य क्या है। तो समझिए, जब परावैद्युत पदार्थ को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो परावैद्युत पदार्थ में जो धन और ऋण आवेश जो होता है वह अपना जगह जो है केंद्र पर से हटने लगता है। उसमें जो धन कण और ऋण कण जो होता है वह हट करके विस्थापित होने लगता है। और जब विस्थापित होने लगता है तो क्या हो जाता है, जब विस्थापित होने लगता है तो उसमें जो हम लोग जिस वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं उसका मान उसमें अधिकतम हो जाता है। परावैद्युत पदार्थ में वह चालक बन जाता है। जब चालक बन जाता है, परावैद्युत पदार्थ का मान जब अधिकतम हो जाता है
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उसमें अधिकतम हो जाता है, वह चालक बन जाएगा। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धन और ऋण केंद्र जो होते हैं वह दोनों विस्थापित होने लगते हैं, अपने जगह से विस्थापित होने लगते हैं। तो जब अधिक विस्थापित हो जाएगा तो समझिए कि उसमें का जो इलेक्ट्रॉन है वह जगह छोड़ करके इधर उधर होने लगेगा, ऐसा चालक में होता है, तो चालक बन जाएगा। और वह किसके कारण होता है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण होता है। तो परावैद्युत जो सामर्थ्य होता है वह परावैद्युत पदार्थ पर वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता का बात होता है। तो यानी कि परावैद्युत पदार्थ का वही ऐसा ही मात्रक होगा जो ई का होता है। तो ई के लिए तो हम लोग 2 3 गो जाने हैं, एगो F बराबर क्यू ई जाने हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो ई बराबर हो जाता है F बटा क्यू, तो एक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। एगो ई बराबर क्या जाने हैं? V बराबर जाने हैं E डॉट एल। तो यहाँ से भी एक जान रहे हैं V बटा एल, तो यहाँ पर हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों जो है हो सकता है वैद्युत सामर्थ्य का ऐसा मात्रक। तो वैद्युत सामर्थ्य का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर। और एक समझ सकते हैं, ये नहीं रहेगा ऑप्शन में, मान लेते हैं कि ये भी दे देगा न्यूटन प्रति कूलम, तो ये भी ठीक है। और नहीं तो दोनों देगा तो ऑप्शन सी में तो देगा, इनमें से दोनों, मतलब ए और बी दोनों ऐसे करके रहेगा। शुष्क आयु माने सूखी हवा सामान्य दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य होता है। दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, यही पूछ रहा है। हवा के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है? तो हवा के लिए परावैद्युत जो सामर्थ्य होता है यह आपको याद रखना पड़ेगा, और वह होता है 3 गुना 10 के पावर 6। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो वह बात नहीं है, यह बात हो रहा है परावैद्युत सामर्थ्य का। तो जो परावैद्युत सामर्थ्य जो होता है वह हवा के कण के लिए कितना होता है, यानी कि तो उसके लिए होता है 3 गुना 10 के पावर 6 होता है, यानी कि 100 गुना कम होता है। निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है उससे 100 गुना कम होता है, और इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, और इसका होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस तरह से फिजिक्स के चैप्टर 2 के महत्वपूर्ण जो है हम अपने हिसाब से परीक्षा की दृष्टि से टोटल 60 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करा चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो जो हमारे द जुपिटर क्लासेज है उसके यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में आप लोग जा करके पूरा लाइन से पढ़ सकते हैं। हम 1 चैप्टर, 2 चैप्टर और 3 चैप्टर, ठीक है, 1 2 3, इन तीनों चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो थे परीक्षा की दृष्टि से हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो अब आप लोग इन तीनों चैप्टर को आप लोग अब कंप्लीट करिए, और उसको कंप्लीट करने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। कॉपी पर अगर लिखते हैं तो वह बहुत ही अच्छा है, उसको लिखिए और एग्ज़ाम में मुस्कुराते हुए निकलिएगा, ये वादा रहा हमारा। जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, हॉल में बैठिएगा, तो आपको ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि हमसे कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूट रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।